नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज सावन का पहला सोमवार है। आप लोगों को शुभ हो। दोस्तों, आज की कहानी है जाति के बंधन का दूसरा भाग। राघव हक्का बक्का सा उसे देखता रह गया। फिर सकुचा कर बोला, तुम्हें इस तरह नहीं कूदना चाहिए था। तुम अभी मुझसे ट्रेन के अप और डाउन के बारे में पूछ रहे थे। तुम यहाँ नए हो, मुझे लगा तुम किसी गलत ट्रेन में न बैठ जाओ, सो उतर गई। वह कहकर राम्या मुस्कराई। राम्या के सांवले मुखौटे को घेरे हुए उसके घुंघराले बाल हवा में उड़ रहे थे। चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदों के बीच छोटी सी काली बिंदी और पतली नाक और पतले होंठों के बीच एक मधुर मुस्कान खेल रही थी। राघव को लगा यह तो वही काली मिट्टी से बनी मूर्ति है जिसे उसके पिता बचपन में उसे रंग भरने को थमा देते थे। क्या सोच रहे हो? राम्या ने पूछा। यही कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं पूरी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ न कर पाता। तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ब्लड ब्लड, यही सब उन वाक्यों के उसे समझ आए जो डॉक्टर राम्या की फैमिली से तमिल में बोल रहा था। राघव तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच गया। बोला, सर, माय ब्लड ग्रुप इज़ ओ पॉजिटिव, कम विद मी। डॉक्टर ने कहा तो राघव डॉक्टर के साथ चल पड़ा। उन्हीं से राघव को पता चला कि शाम को 5-6 यूनिट खून की ज़रूरत पड़ सकती है। राघव ने डॉक्टर को बताया कि शाम तक अन्य सहकर्मी भी आ रहे हैं, अतः ब्लड की कमी नहीं पड़ेगी। रक्तदान के बाद राघव हॉस्पिटल के कंपाउंड में बनी कैंटीन में कॉफ़ी पीने के लिए आ गया। हॉस्पिटल आए 6 घंटे बीत चुके थे कि उसने एक बिस्किट का पैकेट लिया और कॉफ़ी में डुबोकर खाने लगा। तभी उसकी नज़र सामने बैठे व्यक्ति पर पड़ी जो कॉफ़ी के छोटे से गिलास को साथ में दिए छोटे कटोरे, जिससे यहाँ सब डिग्री बोलते थे, मैं पलट कर ठंडा कर उसे जल्दी जल्दी पिए जा रहा था। राम्या ने बताया था कि उसके अप्पा जब भी बाहर कॉफ़ी पीते हैं तो इसी अंदाज में, क्योंकि वे दूसरे बर्तन में अपना मुंह नहीं लगाना चाहते। अरे हाँ, यह तो राम्या के अप्पा ही हैं, मगर वह उनसे कोई बात नहीं कर सकता। वही भाषा की मुसीबत। तभी उसकी नज़र पुलिस पर पड़ी, जिसने पास आकर उसे स्टेटमेंट ली और उसे शहर छोड़कर जाने से पहले थाने आकर अनुमति लेने की हिदायत वो पुलिस के साथ पूरा कॉपरेट करने के लिए वार्न कर छोड़ दिया। शाम के 6 बज चुके थे। जब तक सहकर्मी आए तो राघव की सांस में सांस आई। वे सभी डोनेट करने के लिए राम्या के परिजनों से मिले और राघव को भी पर्चा कराया। तब उसकी अम्मा ने कहा, हाँ, मैंने सुबह से ही इसे यहीं बैठे देखा, मगर मैं नहीं जान पाई कि ये भी उसके सहकर्मी हैं। और फिर से राघव का हाथ थामकर रो पड़ी। उन लोगों के साथ राघव भी लौट गया। वह रोज़ शाम 7 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाता और 9 बजे लौट आता। पूरे 15 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद जब राम्या प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हुई, तब जाकर उसे राम्या की झलक मिल सकी। राम्या का पीठ का घाव तो भरने लगा था, मगर उसके शरीर का दायां भाग लकवे का शिकार हो गया था, जबकि बाएं भाग में गहरा घाव होने से उसे ज़्यादा हिलने डुलने को डॉक्टर ने मना कर दिया। राम्या निर्जीव सी बिस्तर पर लेटी रहती, अपनी असमर्था पर आंसू गिरा कर रह जाती। दुर्घटना के पूरे 6 महीने के बाद स्वास्थ्य लाभ कर उस दिन राम्या ऑफिस ज्वाइन करने जा रही थी। सुबह से राम्या के कई फ़ोन आ चुके थे, पर वह जरूर आए। उस दिन राघव की विदाई पार्टी थी। वह कंपनी की चंडीगढ़ ब्रांच में ट्रांसफ़र ले चुका था। वह उस दिन का अंतिम कार्य दिवस था। कंपनी के गेट तक राम्या ने अपने अप्पा के साथ आई थी। वे वहीं से लौट गए, क्योंकि ऑफिस में सैटरडे के अतिरिक्त अन्य किसी भी दिन आगंतुक का अंदर प्रवेश प्रतिबंधित था। उसके स्वागत करने का कोई मित्र गेट पर ही रुके थे। उसने मुस्कुराकर सबको धन्यवाद दिया। राघव एक गुलदस्ता लिए सबके पीछे खड़ा था। राम्या ने खुद आगे बढ़कर उसके हाथ से बुके लेते हुए कहा, शायद तुम इसे मुझे देने के लिए ही लाए हो। एक सम्मिलित ठहाका गूंज उठा। तुम्हारी यही जिंदा दिली तो मिस कर रहे थे हम सब। राघव ने मन ही मन सोचा। राम्या को ऑफिस आकर ही पता चला था कि आज की लंच पार्टी राम्या के स्वागत पार्टी और राघव की विदाई पार्टी है। दोनों ही सोच में डूबे थे, अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन से जूझ रहे थे। राघव सोच रहा था कि राम्या की ज़िंदगी के उस दिन का उसे कितना इंतज़ार था। स्वास्थ्य
स्वस्थ हो दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर ले, मगर वही दिन उसे रम्या की ज़िंदगी से दूर भी ले जा रहा था। रम्या सोच रही थी, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो राघव नियम से मुझसे मिलने आता था और कितनी बातें करता था। शुरू शुरू में तो माँ को उसी पर शक हो गया था, पर यह रोज़ क्यों आता है? कहीं इसी ने तो हमला नहीं कराया? और अब हीरो बन सेवा करने आता है। और अप्पा को तो मामा पर शक हो गया था, क्योंकि मैंने मामा से शादी करने को मना कर दिया था, और छोटा मामा वैसे भी निकम्मा और बुरी समझत का था। अप्पा को लगा था मामा ने मुझसे नाराज़ होकर हमला कराया। जब राघव को मैंने मामा की शादी के प्रपोज़ल के बारे में बताया तो वह हैरान रह गया था। उसका कहना था कि उनके यहाँ मामा भांजी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। अगर गलती से भी पैर छू जाएं तो भांजी के पैर छूकर माफ़ी मांगते हैं, पर हमारी तरफ तो शादी होना आम बात है। मामा की उम्र अधिक होने पर उनके बेटे से शादी भी कर सकते हैं। उन दिनों कितनी प्रॉब्लम्स हो गई थी। शाम घर में हर किसी को शक की निगाह से देखने लगा था। हम, राघव, मामा, हमारे पड़ोसी, सभी को अपनी अम्मा को भी हॉस्पिटल के पास ही घर किराए पर लेकर रहना पड़ा। आखिर कब तक हॉस्पिटल में रहती? महीने बाद हॉस्पिटल छोड़ना पड़ा, मगर लकवाग्रस्त हालत में गांव कैसे जाती? फिजियोथेरेपिस्ट का कहना था कि राघव ने भी मुझसे ही पूछा था कि अगर वह सैटरडे संडे को मुझसे मिलने घर आए तो मेरे माता पिता को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अम्मा अप्पा ने अनुमति दे दी थी। वे भी देखते थे कि दिन भर की मुरझाई में शाम को उसकी बातों से कैसे खिल जाती थी। हमारा अंग्रेजी का वार्तालाप अम्मा की समझ से दूर रहता था, मगर मेरे चेहरे की चमक उन्हें समझा देती थी। मामा ने गुस्से में आना कम कर दिया। अप्पा का शक और बढ़ गया। वह तो 2 महीने पहले ही पुलिस ने केस सुलझा लिया था और हमलावर पकड़ा, वरना राघव का भी अपने घर जाना मुश्किल हो गया था। मैंने आखिरी कॉल राघव को ही की थी। मैं स्टेशन पहुंच गई थी, तुम भी आ जाओ। उसके पास हम उस अनजान कॉल को रिसीव करने के बीच ही वह हमला हो गया था। राघव ने जब बताया कि वह बाराबंकी के कुंभाकार परिवार से और उसका बचपन मूर्ति में रंग भरने में बीता है, तो मैंने कहा था कि मूर्ति बनाकर दिखाए। तब उसने रंगीन क्ले लाकर बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, तो संभाल कर रख ली। रम्या भी एक बेजान मूर्ति में परिवर्तित हो गई। उन दिनों राघव ने सोचा वह हर सैटरडे संडे जब मिलने जाता था तब उसे रम्या ने वही स्वरूप दिखाई देता जैसे उसके बाबा दिवाली के लक्ष्मी रूप बनाते थे। काली मिट्टी से बनी सौम्य मूर्ति। जब वह लाल, गुलाबी, पीले और चमकीले रंगों में ब्रश डुबो कर रंग भरता तो उस मूर्ति से बात भी करता। यही स्थिति अभी भी हो गई थी। रम्या के बेजान मूर्तिवत स्वरूप से तो वह कितनी बातें करता था। लकवाग्रस्त होने के कारण शुरू में कुछ बोल भी नहीं पाती थी, केवल अपने होंठ फड़फड़ाकर या पलकें झपकाकर रह जाती। बाद में वह कितनी बातें करने लगी थी। उसकी ज़िंदगी में रंग भरने लगे थे। वह समझ ही नहीं पाया कि रंग भर कौन रहा है। वह रम्या की ज़िंदगी में, रम्या उसकी ज़िंदगी में। अब रम्या जीवन के रंगों से भरपूर है। अपने अम्मा अप्पा के संरक्षण में गाँव लौट गई। उसकी पहुँच से दूर अब उसकी सेवा की रम्या को क्या बच सकता है? अब वह भी यहाँ से चला जाएगा। रम्या ने फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए जुड़ा रहेगा, वैसे ही जैसे पंडाल में सजी मूर्तियों के मन ही मन जुड़ा रहता है। चलो अब आज सब का लंच साथ है, याद है ना? रमन ने मेज़ थपथपाई। सभी एक साथ लंच करने बैठ गए तो रम्या ने कहा, धन्यवाद तो मुझे तुम सबको देना चाहिए जो ब्लड देकर मेरे प्राण बचाए हैं। सॉरी मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, मगर सबसे पहले तुम्हें राघव को धन्यवाद करना चाहिए। उसने सबसे पहले ब्लड देकर तुम्हें जीवन दान दिया है। मुरली मोहन बोला, ठीक है, उसे मैं अलग से धन्यवाद दे देती हूँ। वह यह कहकर रम्या हंस पड़ी। राघव ने देखा आज उससे काले की जगह लाल रंग की बिंदी लगाई थी, जैसे वह तेरा वन साइड लवर भी बड़ा खतरनाक था। तुझे अपने इसी पड़ोसी पर पहले कभी शक नहीं हुआ? शुभ्रा ने पूछा। अरे वह तो अभी उम्र में 2 साल छोटा है मुझसे। कई बार कुछ न कुछ पूछने किसी न किसी विषय की किताब लेकर आ धमकता था, मगर मैं नहीं जानती थी कि वह क्या सोचता है मेरे बारे में। रम्या अपना सिर पकड़कर बैठ गई। लगभग सभी खा पी कर उठ चुके थे। राघव अपनी कॉफ़ी के कप को घूरने में लगा था, मानो उसने उसका भविष्य दिख रहा हो। तुम्हारा क्या ख्याल है उस लड़के के बारे में? रम्या के पास आकर उसने पूछा। प्यार मेरी नज़र में कुछ पाने का नहीं बल्कि दूसरों को खुशियाँ देने का नाम है।
अगर हम प्रतिदान चाहते हैं तो प्यार नहीं स्वार्थ है, और मेरी नज़र में प्यार स्वार्थ से बहुत ऊपर की भावना है। इसके अलावा भी कुछ और कहना है? तो मैं रम्या ने शरारत से राघव से पूछा। हाँ, तुम हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहना और अपनी फ्रेंड लिस्ट में मुझे भी ऐड कर लेना। अब वही एक मीडियम रह जाएगा एक दूसरे को जानने के लिए। ठीक है, अगर तुमने मुझसे नहीं पूछा तो क्या, यही कि मुझे कुछ कहना है या नहीं? रम्या ने कहा। राघव सोच में पड़ गया। क्या सोचते रहते हो मन ही मन राघव? अब मेरे मन की सुनो। अगले महीने अप्पा बाराबंकी जाएंगे तुम्हारे मेरे घर रिश्ते की बात करने। उन्हें मेरी जाति के बारे में नहीं पता। शायद राघव की अम्मा का कॉफ़ी पीना याद आ गया। यह देखो, उन रंगों में तुम्हारे खून की लाली ही तो दौड़ रही है, और जो ज़िंदगी के पढ़ाई पाठ से भी सबक न सीख सके वह इंसान क्या। मेरे अप्पा इंसानियत का पाठ पढ़ चुके हैं। अब उन्हें किसी वाह आडंबर की ज़रूरत नहीं है। रम्या ने अपना हाथ उसे हथेलियों में रखकर कहा। अब अप्पा भी चाहकर मेरे और तुम्हारे खून को अलग नहीं कर सकते। तुमने आज लाल बिंदी लगाई है, राघव अपने को कहने से न रोक सका। नोटिस कर लिया तुमने, ये तुम्हारा ही दिया रंग है जो मेरी बिंदी में झलक आया है और जल्द ही सिंदूर बनकर मेरे वजूद में छा जाएगा। रम्या बोली, और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जिंदगी के कैनवस में नए रंग भरकर निकल पड़े। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो या इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।